अब टाइम शुरू होता है लॉर्ड वेवल का। लॉर्ड वेवल का, ठीक है। जब लॉर्ड वेवल वायसराय बनते हैं, कब बनते हैं? 1 अक्टूबर 1943 को। 1 अक्टूबर 1943 को बनते हैं, रहते हैं 21 फरवरी 1947 तक। जब ये वायसराय बनते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी घटनाएं चल रही होती हैं। उन घटनाओं को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन घटनाओं को हम लोग कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला घटना क्या होती है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है, कहाँ पे? 1944, जुलाई 1944 को होता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, इस समय 1944 के समय में क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, ठीक है। 45 से वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, तो इस टाइम हिटलर पूरे विश्व के अंदर गदर मचा रहे हैं, मतलब वो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, ठीक है, जिसका मेन रीजन होता है हिटलर। उस समय जितने भी नए नए देश आजाद हो रहे हैं और जो पावरफुल देश हैं, उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि जब वॉर खत्म होगा तो उनको हेल्प होगी रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उनको दोबारा जो है अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेवलप करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो 2 संस्थाएं बनाई गई। एक संस्था का नाम है IMF और दूसरी संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों संस्था बनाएगी और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। IMF का जो मेन काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करना। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में बताएंगे वो। और इसका काम क्या था? इसका काम था लोन देना, ठीक है। सॉफ्ट लोन बोलते हैं, मतलब कम ब्याज दर पे लोन देना, सॉफ्ट लोन देना। वैसे वर्ल्ड बैंक का नाम पहले IBRD था, ठीक है। उसका फुल फॉर्म बताओ। पहले वर्ल्ड बैंक का नाम IBRD था। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 संस्थाएं हैं जो इसके अंदर काम करती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इकोनॉमिक क्लास में बताएंगे। अब ये 2 संस्थाएं बनती हैं ब्रेटन वुड सम्मेलन के आउटकम से, ठीक है। ये जब सम्मेलन होता है, ये कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसका जो आउटकम होता है उसमें 2 संस्थाएं बनती हैं, एक IMF, एक वर्ल्ड बैंक। अब सेकंड क्या है? दूसरा इवेंट क्या होता है? सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान की स्थापना होती है। सार्जेंट प्लान की स्थापना होती है। ये स्थापना जो होती है ये शिक्षा के लिए है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1944 में होता है। इसके प्लान को प्रपोज किया जाता है और ये होता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हाँ, तो अब शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस कौन बुलाता है? लॉर्ड वेवल बुलाते हैं, इसलिए इसको वेवल प्लान बोलते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन या वेवल प्लान, ठीक। इसको कब बुलाते हैं मीटिंग को? 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को इस प्लान को जो है प्रपोज किया जाता है वेवल के द्वारा। इस प्लान को ब्रेक डाउन प्लान ही बोलते हैं, ब्रेक डाउन प्लान, ठीक है। ये इसलिए आया था ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो 36 का आंकड़ा है उसको खत्म किया जा सके, उसको ब्रेक किया जा सके, ठीक है। और दोनों आकर के बात करें ताकि देश का बंटवारा ना हो, ऐसा वेवल प्लान में बात की गई, ठीक है। अब इस वेवल प्लान के अंदर 2 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद की स्थापना होगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद की स्थापना होगी, ठीक है, जिसमें सारे भारतीय होंगे 2 लोग को छोड़ करके, ठीक है। एक तो वायसराय, दूसरा कमांडर इन चीफ। वायसराय और कमांडर इन चीफ ये दोनों ब्रिटेन के होंगे, बाकी सारे भारतीय होंगे। और दूसरी जो बात की गई वो ये की गई कि हिंदू और मुस्लिम विल हैव इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हिंदू मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। जितनी सीट मुस्लिम्स को मिलेगी उतनी सीट हिंदुओं को मिलेगी, ये बात की रखी गई। लेकिन जाहिर सी बात है इस पे कोई सहमति ना बन सकी और ये प्लान फेल हो गया। अच्छा, एक सवाल ये भी आ सकता है कि बाल्कन प्लान किसको बोलते हैं? बाल्कन प्लान किसको बोलते हैं? जैसे इसको ब्रेकडाउन प्लान बोलते हैं, तो ऐसे एक बाल्कन प्लान है। अब पॉइंट नंबर 4, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मार दिया गया और यूएसए ने बम मारा, और उसके बाद जो है जापान की बहुत बुरी हाल हो गई।
लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया। ठीक है, 2 सितंबर 1945। अब इसी टाइम हमें बताया था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इस टाइम कुछ संस्थाएं बनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक संस्था यूनाइटेड नेशन की भी स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की भी स्थापना हुई। ठीक है, और ये साइन कब किया गया था? इसके जो चार्टर था उसको साइन किया गया था 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को इसके चार्टर को साइन किया गया था। और ये कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया। तो अगर सवाल आएगा तो देख लेना कि क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है आरओ और पीसीएस में। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताओ। चल आगे चलते हैं। अब छठा बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट हुआ, रेड फोर्ट ट्रायल जिसको बोलते हैं। ठीक है, रेड फोर्ट ट्रायल। ठीक है, रेड फोर्ट पे, लाल किले पे मुकदमा चला। ठीक है, तो आईने के जो 3 बहुत बड़े अधिकारी थे, एक का नाम है शहनवाज, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों। ये 3 बड़े अधिकारी थे, शहनवाज, जीएस ढिल्लों और पीके सहगल। इन तीनों अधिकारियों पे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये आरोप लगाया कि इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में गद्दारी की है। ठीक है, किंग के साथ धोखा किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ धोखा किया है। ठीक है, ऐसा जो है आरोप लगाया गया। और ये लगभग 6 से 7 महीना ये मुकदमा चला। और इस मुकदमे में कौन कौन से लोग शामिल थे ये पूछता है सवाल। पहला चीज ये पूछेगा कि कौन कौन किनके ऊपर मुकदमा चला था। तो ये याद रखें, शहनवाज, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों। शहनवाज, पीके सहगल और जीएस ढिल्लों। और इसमें वकील कौन कौन से थे? एक पूरी कमेटी बनाई गई थी वकीलों की, जिसके जो मेन वकील थे वो भोला भाई देसाई थे। भोला भाई देसाई थे। पीसीएस में कई बार सवाल आया है, तो अक्सर भोला भाई देसाई, मतलब तो अगर भोला भाई देसाई ऑप्शन में है तो वही होगा आंसर। ठीक है, अगर भोला भाई देसाई नहीं है तो तेज बहादुर सप्रू आंसर होगा। दोनों में से एक ऑप्शन देता है दोनों को। ठीक है, लेकिन पूरी कमेटी हम बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन से सदस्य थे। अगर कभी भी पूछ लिया कि कौन से सदस्य नहीं थे जो लाल किला के मुकदमे के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें कौन सदस्य नहीं थे, ऐसा सवाल पूछ सकता है पीसीएस या आरोप। तो भोला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, नेहरू भी थे, ये ध्यान रखना, नेहरू भी थे। ठीक है, असफ अली थे, कैलाशनाथ काटजू ये भी थे। ठीक है, कैलाशनाथ काटजू ये भी थे। ठीक, तो ये लोग थे रेड फोर्ट के जो मुकदमा चला था उसमें ये लोग थे, शामिल थे। अब 7वीं चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हुई, हो सकता है कैबिनेट मिशन प्लान किसके समय में आया? तो सीधा आंसर जो है लॉर्ड वेल होगा। ठीक, तो पहली चीज ये कि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसी के तहत ही संविधान सभा बनाई गई है। लेकिन सवाल ये आए कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने रखा? तो क्रिस मिशन ने रखा था विचार। लेकिन क्रिस मिशन के बेसिस पे संविधान सभा नहीं बनाई गई थी, जो बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बनाई गई थी। ठीक, तो संविधान सभा की स्थापना हुई। ठीक है, ये पार्टी इलेक्टेड और पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी है, मतलब कुछ सदस्य इसके इलेक्ट होके आए और कुछ सदस्य नॉमिनेट होके आए हैं। ठीक है, टोटली इलेक्टेड या टोटली नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है, कई बार ऑप्शन में रखता है। तो ये जो संविधान सभा बनी इसमें जितने भी मेंबर आए वो कुछ इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे, कुछ नामित थे और कुछ चुन के आए थे। इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। इसमें पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान अलग नहीं बनेगा। और प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया गया, मतलब इसको बोलते हैं कंपलसरी ग्रुपिंग। जितने ही प्रांत थे उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, बेसिकली 3 भागों में बांट दिया गया, कंपलसरी ग्रुपिंग। तो जो मुस्लिम लीग थी उसको लगा एक कंपलसरी ग्रुपिंग के तहत हम अलग पाकिस्तान बना सकते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार विल बी इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। और ये भी बोला गया कि जो केंद्र सरकार होगी जिसमें जाहिर सी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, उसमें जो डिफेंस, फाइनेंस और कॉर्पोरेशन वाली चीजें होंगी
इनसे संबंधित जो विषय होंगे, इनसे संबंधित जो विषय होंगे उसको केंद्र सरकार के पास ही रखा जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है डीएफसी, डिफेंस फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, डिफेंस फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। अब आगे कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में थोड़ा और देखेंगे। अब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक फैक्ट और है कि इसमें सदस्य कौन कौन से थे। तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्लिफ्स एंड एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्लिफ्स एंड एबी अलेक्जेंडर। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा की स्थापना हो गई और संविधान सभा हमने एक अलग लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया डिटेल में, ठीक, वो लिंक नीचे दे देंगे। इसके अलावा मतलब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इकलौता ऐसा कौन सा प्रांत था, ये सवाल आया था कि इकलौता ऐसा कौन सा प्रांत था जिसने संविधान सभा से प्रत्यक्ष रूप से बात करी, तो वो है बड़ौदा। क्यों प्रत्यक्ष रूप से बात करी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी प्लान लेके आई, जितनी भी स्कीम लेके आई, जैसे वेबल प्लान ही, तो उस हर जगह प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात करी कि प्रांतों को स्वायत्तता देनी चाहिए। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि प्रांतों ने हमेशा जो कुछ ऐसे प्रांत हैं जो हमेशा सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही वफादार थे। इसलिए जब देखा जाने लगा कि अब धीरे धीरे हम भारत से निकल जाएंगे, तो उन लोगों ने ये बात करी कि यहाँ के जो प्रांत है उनको स्वायत्त किया जाए, उनको मतलब भारत के अंदर ही कई देश बन जाए। ठीक है, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भारत फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए बड़ौदा ने बात करी थी इससे जो है संविधान सभा से। लेकिन हुआ क्या फिर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, उन्होंने प्रांतों को एकदम बढ़िया से मजबूती से बांध के रखा। अब ये सवाल आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो बी एन राव, ये सब बेसिक सवाल है। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? ये सब बेसिक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन। और कितने सेशन में बना? 11 सेशन में बना था। 11 सेशन लगे थे संविधान को बनने में, 11 सेशन लगे थे संविधान को बनने में। ये सवाल आता है, ये सवाल अच्छा है वैसे कि कितनी महिलाएं थी इसके अंदर? तो 15 महिलाएं थी, 15 वुमेन मेंबर थी इसके अंदर, संविधान सभा के अंदर। तो 15 महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी इसके अंदर, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। अब कुछ सेशन हैं, कुछ सत्र हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ सत्र हैं जो इंपॉर्टेंट है किसके? संविधान सभा के। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू होता है। इस सत्र में, ये पहला सत्र है, तो ये सवाल आ सकता है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को, जहां पे सच्चिदानंद सिन्हा, जो पूरे सदन के सबसे वरिष्ठ होते हैं, उनको एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष या परमानेंट चेयरपर्सन चुना जाता है इसको, राजेंद्र प्रसाद जी को। और ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है। एच.सी. मुखर्जी को वाइस चेयरपर्सन चुना जाता है, मतलब उपाध्यक्ष चुना जाता है। ये इनको उपाध्यक्ष चुना जाता है। उनका एक अखबार है बहुत ही फेमस, हिंदू पैट्रियट, ये अक्सर एग्जाम में आता है, हिंदू पैट्रियट। इनके अखबार का नाम है हिंदू पैट्रियट। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव, इसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, को प्रपोज करते हैं, का प्रस्ताव देते हैं, और ये पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव कौन देता है? नेहरू जी देते हैं, और ये पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि मतलब जो हम देश बना रहे हैं इसको हम कैसे देखते हैं और किस तरह से ये हमारे लोग हैं उनकी किस्मत को चेंज करेगा। ठीक है, एक बहुत फेमस स्पीच भी है, ट्राइज टू बी डेस्टिनी। अब यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव होगा, बाद में क्या बनेगा?
उद्देशिका बनेगा। किसका? संविधान का। संविधान का उद्देशिका या इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं या प्रियम्बल बोलते हैं। वो बन जाता है क्या? वो संविधान का, ये संविधान का उद्देशिका बन जाता है या प्रियम्बल बन जाता है। फिर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये आखिरी मीटिंग होती है। ये सवाल आ सकता है कि आखिरी मीटिंग कब हुई थी, संविधान सभा की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? तो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग होती है संविधान सभा की, और उसी दिन जनगणमन को अडॉप्ट किया जाता है। जनगणमन को अडॉप्ट किया जाता है एज अ नेशनल एंथम। ठीक है। फिर एक बहुत ही इसके बाद बहुत दुखद घटना होगी कैबिनेट प्लान में। मेन क्या हुआ कि पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया, पाकिस्तान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग, जो जिन्ना की मुस्लिम लीग है, वो पूरी तरह से पगला जाएगी। तो क्या होगा, पूरे भारत के अंदर दंगे भड़काएगी। उसी का नाम दिया गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे। कौन शुरू करता है? मुस्लिम लीग शुरू करती है। कहां पे? कोलकाता के अंदर, बंगाल के पूरे एरिया में। इसलिए इसको कोलकाता किलिंग भी बोलते हैं, कोलकाता किलिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जिन्ना ने एक बहुत फेमस डायलॉग दिया था जो कि एकदम उल्टा है, डिवाइडेड इंडिया, या तो आइदर वी वांट डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा है, इंडिया यूनाइटेड है और पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, तो ये पूरा कुछ चीज़ और बची हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अब अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई है उसके लिए चुनाव अगस्त 1946 में होता है। अगस्त 1946 में चुनाव होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आमने सामने होती हैं, चुनाव होता है और कांग्रेस को लगभग 70% वोट मिलते हैं। बाकी लगभग 70% वोट भी मिलते हैं और लगभग जितनी भी सीटें होती है उसका लगभग 70% कांग्रेस जीत लेती है। ठीक है, लगभग 11 में से 8 सीट कांग्रेस जीतती है और 3 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग जीतती है। जब मुस्लिम लीग जीतती है तो दो और कांग्रेस दोनों मिल करके एक सरकार की स्थापना करते हैं जिसका नाम है अंतरिम सरकार। इस सरकार को जो अनाउंस किया गया था वो 25 अगस्त को अनाउंस किया गया था, लेकिन ये कब से काम करना शुरू करी? 2 सितंबर 1946 को, मतलब 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया। और मेन मकसद जो था अंतरिम सरकार का वो ये था कि पावर को इजीली ट्रांसफर किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट तक। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जा रही है वो अपना पावर इजीली ट्रांसफर करे इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आजाद होता है अंतरिम सरकार समाप्त कर दी जाती है, अंतरिम सरकार खत्म हो जाती है, इसका विघटन हो जाता है। अब इसके अंदर प्रेसिडेंट कौन होता है? इस अंतरिम सरकार में प्रेसिडेंट होंगे वेवेल। ठीक है, वेवेल प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑचिनलेक, सर क्लॉड ऑचिनलेक, क्लॉड ऑचिनलेक, ये सी है, क्लॉड ऑचिनलेक। और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नेहरू जी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ चुका है कि अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष कौन था या उपराष्ट्रपति कौन था, इस तरह से सवाल आ चुका है। वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो नेहरू जी थे। अब इसके तहत जो कैबिनेट बनाई गई थी, इसके तहत जो कैबिनेट बनाई गई थी उसमें मेन जो पोर्टफोलियो मिला था, डिपार्टमेंट जिसको मिला था, ठीक है, वो किसको मिला था? होम अफेयर मिला था पटेल जी को, जाहिर सी बात है। और जितना भी प्रांत थे उसको जोड़े रखने का बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया, इसलिए इनको आर्मी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर डिफेंस रक्षा क्षेत्र किसको दिया गया? बलदेव सिंह जी को। ठीक है, इनके बाद बल था तभी ये रक्षा कर पाए। ठीक है, बलदेव सिंह। फाइनेंस या वित्त की चीजें लियाकत अली खान को मिली। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि फाइनेंस या वित्त वाली चीजें जो डिपार्टमेंट था किसको मिला? वित्त विभाग किसको मिला था अंतिम सरकार में? तो लियाकत अली खान को मिला। फिर लेबर या श्रम जगजीवन राम को मिला। ठीक है, लेबर या श्रम जगजीवन राम को मिला। लॉ जोगेंद्रनाथ मंडल को मिला। लॉ मिला जोगेंद्रनाथ मंडल को। लॉ मिला जोगेंद्रनाथ मंडल को। शिक्षा
ठीक है, ये मिला सी आर राजगोपालचारी को, सी आर राजगोपालचारी को, सी आर राजगोपालचारी को मिला, सी आर राजगोपालचारी को मिला। उसके बाद ये पूरा अंतिम सरकार हो गया। इसके बाद क्या एक इवेंट हुआ, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन ये शुरू हुआ सितंबर 1946 में। तेभागा आंदोलन ये किसान आंदोलन था और इसको शुरू किया था किसान सभा ने, किसान सभा ने शुरू किया था बंगाल के अंदर तेभागा आंदोलन। इसमें दो मेन लीडर थे, कामरूप सिंह और भावन सिंह, कामरूप सिंह एंड भावन सिंह, कामरूप सिंह और भावन सिंह थे। एक किसान आंदोलन था और ये बंगाल के अंदर शुरू किया गया था। फिर लास्ट है कि कांग्रेस का मेरठ सेशन, कांग्रेस का जो मेरठ का सत्र था ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए यूपी स्पेशल में भी आ सकता है। ठीक है, कांग्रेस का जो मेरठ सेशन था उसमें अध्यक्ष कौन था, उसमें अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, उसमें अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। और जब भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रीडम उसको मिली, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, जेबी कृपलानी थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी बाद में कांग्रेस छोड़ देते हैं 1952 में और एक पार्टी बनाते हैं, इसका नाम है किसान मजदूर पार्टी, किसान मजदूर पार्टी। 1952 में जेबी कृपलानी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है किसान मजदूर पार्टी।